तो ये एक घटना बड़ी डास्टर्डली कॉवर्डली, ये तो रोज ओपनिंग सेंटेंस होता है, मैं उसको नहीं ले रहा। मैं सीधा चल रहा हूं कि आपके विचार में इस वक्त क्या क्या सवाल रहे होंगे। शायद आप सोच रहे होंगे आर वी रेडी फॉर अ वॉर विद पाकिस्तान, ऐसा सवाल आपके माइंड में है। दूसरा हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि डज इंडियन आर्मी एंजॉय सुपीरियोरिटी ओवर पाकिस्तानी आर्मी, ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं लोगों से। विल पाकिस्तानी एंजॉय न्यूक्लियर एडवांटेज है उनके पास, क्या पाकिस्तान में कू होने का चांस है, या हम लोगों ने पहलगाम हमले का बदला कैसे लेना है, क्या करेंगे हम। ऑपोजिशन पार्टीज कुछ और कहती है, लोग कुछ और कहते हैं, गवर्नमेंट कुछ और कहते हैं। तो अल्टीमेटली कैन वी टीच लेसन टू पाकिस्तान का परमानेंट, ये जो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म उसको खत्म करें। मेरे ख्याल में ये विचार होंगे आपके माइंड में। तो अभी इनको देखते हुए मैंने बोला है कि पहले हम देखेंगे कि हमारी इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज क्या है। अब ये कैपेबिलिटीज जो क्लासिफाइड है वो तो मैं बता नहीं सकता, जो कुछ पब्लिक डोमेन में है मैं उन्हीं की बात करूंगा। देन पॉसिबल बैटल फ्रंट्स क्या है, ये कैपेबिलिटीज को अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, उनके पास अगर पैरिटी को देखें तो उनके पास ऑलमोस्ट नियर पैरिटी है, आपके इतने फ्रंट्स हैं उतने फ्रंट्स हैं। तो हम देखेंगे फ्रंट्स हैं कौन से, फिर उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर बोगी बार बार पाकिस्तान जो 1.5 किलो आधा किलो के बम है हमारे पास फेंक देंगे, रात को तबाह कर देंगे। वो जो खामखाली डिस्कशन होती है उसका क्या मतलब है। फिर फाइनली ये भी देखेंगे क्यों भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फाइनली इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, इंडिया को क्या करना चाहिए। कि देखिए हमने बालाकोट भी किया, हमने उड़ी भी किया, उसके पहले हम बैट एक्शन भी करते थे, छोटा मोटा चलता रहता था, परंतु आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। अब हमारे पास एक मौका है, क्या हम इसको फॉर द टाइम भी वंस फॉर ऑल खत्म कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस वक्त कंट्री में माहौल क्या है। टेंशन दोनों साइड ऊपर है, वॉर मॉन्गरिंग चल रही है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। अब कैपेबिलिटीज देखते हैं इंडियन आर्म फोर्सेज की, जो सब लोग कोट करते हैं कि पाकिस्तान के पास भी बहुत बढ़िया आर्म फोर्सेज हैं, उनके पास भी अच्छे वेपन हैं। तो साइज में जो है वो नियर पैरिटी है, मे बी वी आर 1.5 टाइम्स पाकिस्तान से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेपन्स क्या क्या है। अब वेपन्स जो हमारे पास आर्मी में लेटेस्ट आर्मर है, हमारे पास T90 अपग्रेड्स हैं और T72 हमारा मेन स्टे है, जोरावर हमारे पास आ गया है। तो हर टेरेन के लिए हमारे पास आर्मर व्हीकल्स हैं, DFDs हैं वगैरह वगैरह। आर्टी में भी आप देखें हमारे पास पिनाकास आ गई हैं, पृथ्वीज आ गई हैं, और उसके अलावा हमारे पास अपनी धनुष जैसी गन्स K9s वो भी आ गई है। एडी में देखें तो हमारे पास लेटेस्ट मिसाइल्स हैं, आकाश आ गई हैं, S-400 आ गई है। तो इस तरह हम पीछे नहीं, एविएशन में भी हम आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी। ये सब जो मोस्टली इट इज इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है विद इन द कंट्री। और सर्विलेंस डिवाइसेस हमारे पास इंक्लूडिंग सैटेलाइट बहुत ही हाई लेवल पे है आर्मी के पास। एयरफोर्स देखें, रफेल्स हैं, अब इनके बारे में मैं आगे दोबारा बात करूंगा जब स्टैंड ऑफ वेपन्स की बात करेंगे। इसके एक बहुत ही 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान का F-16 4th जनरेशन है और F-16B वर्जन है उनके पास। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको थोड़ा सा अपग्रेड दिया था, परंतु अभी भी जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं 50% उनकी सर्विसिबिलिटी रेट आज की डेट में 50% ही है। नॉर्मली किसी भी एयरफोर्स का सर्विसिबिलिटी रेट 75 से 80% ही होता है किसी भी गिवन टाइम पर। तो पाकिस्तान इस वक्त 50% पर स्ट्रगल कर रहा है। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के इनके F-16 वगैरह जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर थे, उनको हटा के पीछे की एयरफील्ड पे तैनात कर दिया गया है, जैसे ग्वादर के आसपास कहीं पे। तो उसी तरह से हमारे Su-30 MKI अगेन अ वेरी वेरी सुपीरियर एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर केपेबल, मिराज 2000 न्यूक्लियर केपेबल, जैगुआर थोड़े पुराने हो गए हैं बट स्टिल दे आर अ पंच। एवैक्स हमारे पास इस वक्त IL-76 पे चल रहा है, नेत्रा हमारा रेडी है और एयरबस 321 का आह्वान किया जा रहा है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हमारे पास है, IL-78 हमारे पास है। और अगेन लेटेस्ट EW पैकेज जो भारत में ही बने हैं, DRDO की ऑर्गेनाइजेशन में बना है। तो एयरफोर्स में भी हम पीछे नहीं है किसी भी हालत। नेवी आती है तो नेवी में हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं विद मोस्ट मॉडर्न मिसाइल्स। इनफैक्ट नेवी की जो इतनी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है उसका हिसाब ही कोई नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल्स हमारी हैं, हम रशिया के साथ मिलकर के इंडिया में बनाते हैं और फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। नियर अबाउट 400 किलोमीटर की रेंज है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है। एग्जॉस्टेड मिसाइल्स हैं, अगर आपने गल्फ वॉर में देखा होगा, पुरानी विंटेज है, परंतु अगर गल्फ वॉर में हमने देखा कि एक्यूरेसी ये रोशनदान के अंदर जाके मारती थी, इतनी एक्यूरेट मिसाइल है। और इसकी भी जो रेंजेस हैं 150-200 किलोमीटर के आसपास हैं। फिर P-8I एयरक्राफ्ट है हमारे पास, ये सबमरीन हंटर्स है, अगेन स्टेट ऑफ द आर्ट। MH-60 और रोमियो आ गए हमारे पास,
ये जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं नेवी के पास अगेन फॉर सबमरीन हंटिंग, तो पाकिस्तान की सबमरीन से बच नहीं सकती। और हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन हैं जिसको थोड़ी देर के लिए अंडर वाटर रह सकती हैं, और हम किसी भी इलाके का, स्पेशली पाकिस्तान का ब्लॉकेट तो हम डेफिनेटली कर ही सकते हैं। और सर्वेलेंस ईडब्ल्यू इक्विपमेंट अभी लेटेस्ट, अगर आपने परसों या चौथ की ये बात है, $131 बिलियन की डील साइन हुई है। इनफैक्ट वो इक्विपमेंट ऑलरेडी ग्राउंड पे आ चुका है, डील बाद में साइन हुई है। ये मेरे को अंदर के सूत्र बताते हैं। इसका मतलब इस वक्त जो नेवी का वो जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है नॉर्थ अरेबियन सी, वी आर वेल कवर्ड देयर, और वहां पे हम अच्छी स्थिति में है। पाकिस्तान की नेवी की या चाइनीज नेवी की कोलैबोरेशन की हर उसके ऊपर हमें हमारी नजर है। फिर हमारे पास स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, इसमें मोस्टली कॉन्फिडेंशियल है, बट सफाइस टू नो कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, और वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। एटलीस्ट एक सिलो तो मुझे जानता हूं, मैं पर्सनली डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता। तो अगर वो एक डिप्लॉयड है तो मीन्स बाकी भी डिप्लॉयड होंगे, वो इस वक्त नॉन वॉर सिनेरियो की हालत में नहीं होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पास पोर्टेंट वेपन है। ये जो मिसाइलों की मैं बात कर रहा हूं, ये अदर देन मिसाइल जो हमारी आर्टिलरी के पास है, पिनाकाज हैं, पृथ्वी मिसाइल है जो पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 की सीरीज है, वो शॉर्ट रेंज 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर इस किस्म की होती है। और ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है ये 5000 किलोमीटर और MIRV कैपेबिलिटी, यानी कि मल्टीपल टारगेट इंडिपेंडेंट री एंट्री, मतलब एक मिसाइल आप छोड़ेंगे उसके अंदर से 10 वॉरहेड निकलेंगे और सब प्रोग्राम्ड होंगे 10 डिफरेंट टारगेट्स को साइमल्टेनियसली बर्बाद करने। इसका मैं जिक्र करूंगा आगे आगे। तो ये हमारी कैपेबिलिटी है। फिर मोराल की बात, मोराल आपने देखा हमारा हाजीपीर में क्या था, ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में, अगर आप सुन रहे हो 2-4 दिन पहले जो नेवी वालों ने आई थिंक 5 दिसंबर को शायद 5 दिसंबर दे ब्लू अप ऑल द ऑयल इंस्टॉलेशन कराची के अंदर, जो कहते हैं अगले 7 दिन तक वो धुआं जलता रहा, वहां सूरज नहीं निकला। परंतु ये जो नेवी वालों ने 5 दिसंबर को सुबह 4 बजे अटैक किया था, उसके बाद एयर स्ट्राइक भी हुई थी फर्स्ट लाइन पे, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन था। तो इस तरह से 47 की लड़ाई का भी पता है आपको, 65 का भी पता है, 71 का पता है, 99 का पता है। तो हमारा जो मोराल है आर्म फोर्सेज का इस वक्त बहुत हाई है, और खुली छूट मिली हुई है मोदी जी के आने के बाद। किसी को फिक्र नहीं है। पहले कुछ फिक्रिंग्स होती थी कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान कि गवर्नमेंट हमें ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती, अभी भी है 100% नहीं, बट मोराल हाई। ऑफिसर्स और मेन की जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत हाई ऑर्डर की है, कोई इंटरनल बिकरिंग्स कोई ऐसी अलाउनिंग नहीं है, तो इसलिए हम लड़ सकते हैं। असेसमेंट यही आप खुद लगा सकते हैं कि भाई असेसमेंट जो है, अभी मैं पाकिस्तानी आर्मी के मोराल को भी कंपेयर करूंगा आगे चल के, फिर आप सोच सकते हैं कि हम लड़ने के काबिल हैं कि नहीं है। क्योंकि जो लेफ्टिस्ट लोग हैं हमारे कंट्री के अंदर, लटेंस मीडिया है, या ये इंडी ब्लॉक वाले जो जॉर्ज सोरोस के पे रोल्स पे हैं, या चाइना के नेटफ्लिक्स के उनके इंटेलिजेंस लोगों के पे रोल्स पे हैं, डीप स्टेट्स के ऊपर, वो बहुत बकवास करते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है, और वो ऐसे खामखा छोटी सी राई का पहाड़ बनाते हैं, और वो भी चेरी पिकिंग करके। मतलब कोई भी चीज वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पिक करेंगे और बोलेंगे भाई देखो ये इतना खराब हो गया, इसलिए उसकी हमें परवाह नहीं करनी। अभी दूसरा सवाल जो बार बार पूछा जाता है, भाई अगर आपकी फौज सिर्फ 1.5 गुना ही बढ़ी है और आपके पास तो 3-4 फ्रंट्स हैं, पहले आपके पास पाकिस्तान था, अब चाइना आ गया, फिर आपने बोला 2.5 मतलब लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट काउंटर इंसर्जेंसी वाला, फिर आधा आपने इंफॉर्मेशन वॉर का किया, अभी बांग्लादेश भी जुड़ गया, तो मन में आ गया भाई इतने सारे फ्रंट खोल दिए हैं तो आप कैसे लड़ोगे पाकिस्तान के साथ। तो वो हम फ्रंट्स को देखें क्या है। पाकिस्तानी आर्मी के पहले फ्रंट देखें। अगर आपको पता हो कि अफगानिस्तान की तरफ से जो डूरंट लाइन थी जो अंग्रेजों के टाइम पे बनी थी, वो आज भी पश्तून जो है एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं। और जो TTP है, तालिक तहरीक पाकिस्तान, पाकिस्तान TTP, वो एंटी गवर्नमेंट है और वो इसी चीज के लिए लड़ रही है पश्तून में, और अभी उनके जो हरकतें हैं वो काफी तेज हो गई हैं, वो भी हम थोड़ा उसका भी आगे जिक्र करेंगे। तो वो एक फ्रंट है। और अभी आई थिंक 24 अप्रैल को हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अफगानिस्तान गए थे। वो क्या करने गए थे उसका असेसमेंट हम थोड़ा आगे करेंगे, परंतु अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ हमारे फेवर में आ रहा है, मतलब एक फ्रंट खुला हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा अफगानिस्तान पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ेगा हमारे फेवर में, वो नहीं होगा, पर क्या होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिर दूसरा बलोचिस्तान है, वो आपने देख लिया, जो छुटपुट घटनाएं तो होती थी,
जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करना और उसके बाद एम्बुश करना नौशकी डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान की सेना की कॉन्वाई को। उसके बाद से उनको कहते हैं नाक से धुआं आ रहा है, वो ऐसी ऐसी फिर गिदड़ बक्तियों वाली स्टेटमेंट देते हैं कि क्या है कि वो 1500 लोग हैं, हम उनको मार लेंगे, ये कर लेंगे। परंतु मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम ये ट्राइबल एरिया उस वक्त भी एंटी गवर्नमेंट था, एंटी ब्रिटिश था। और जहां तक मेरी स्टडी कहती है 5 दिसंबर 1947 को ब्रिटिश ने बलूचिस्तान को आज़ादी दे दी थी। अब वो क्यों नहीं पब्लिसाइज हुआ मुझे पता नहीं। और पाकिस्तान ने जैसे गिलगित बाल्टिस्तान और PAJ को बाद में जाके कवर किया है 47 के बाद, वैसे ही बलूचिस्तान ऑक्यूपाई किया था। तो वहां पे जो फॉल्ट लाइन थी वो तो पहले दिन से ही थी, वो फॉल्ट लाइन पहले दिन से ही थी, तो आज वो जारी है। अब बलूचिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि इनका जो एरिया है बलूचिस्तान का दैट इज 41% ऑफ पाकिस्तान, परंतु इसकी जो पॉपुलेशन है वो 4% ही है। अब वो 4% पॉपुलेशन जो है वो कुछ कर नहीं पा रही, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से बलूचिस्तान, पश्तून, ये फ्रंट तो मिलिटरली खुले हुए हैं, बाकी इंटरनल डिस्टर्बेंस को देखें तो सिंध भी खुला हुआ है। सिंध और पंजाब के अंदर बलूचिस्तान पॉपुलेशन 4% मैनिपुलेटेड पॉपुलेशन है। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का मैनिपुलेटेड फिगर है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का है, they are about 11%. Okay, 11%. I'll correct. शिया का 21%. हाँ, शिया 21% है, जो वो 12% है। We'll collect. These are hot lines. ठीक है, मतलब फ्रंट है वहाँ पे, और वो इसलिए वो अलग नहीं हो पा रहे बिकॉज मे बी 11% भी मेरे ख्याल में लेसर नंबर, नॉट सिग्निफिकेंट इनफ कि भाई हम अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दें। बट नेवरदलेस कहने का मतलब ये है कि इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी के भी फ्रंट खुले हुए हैं, उनको काउंटर इंसर्जेंसी करनी है सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, और साथ में उनके फ्रंट्स खुले हैं आर्मी की तरफ से। तो दे ऑल्सो है ना, इतने कोई सही तरीके से नहीं चल रहे। इंडियन आर्मी पाकिस्तान के ऊपर LCIB, आपको पता है IB के ऊपर तो BSF है, LC के ऊपर आर्मी डिप्लॉयड है। चाइना में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे हालात एटलीस्ट मिलिटरीली तो नॉर्मल है इस वक्त, टेंशन अगर थोड़ी बहुत रही भी होगी तो डिफ्यूज है। और LIC दैट इज अपना जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, एंटी टेररिज्म, तो ये इंडियन। अब इसमें आप बताइए कि कन्वेंशनल पैरिटी को हमने क्या करना है। कन्वेंशनल पैरिटी तो 71 में भी थी, इसी तरह नियर पैरिटी थी, फिर भी हमने बांग्लादेश अलग कर दिया। 65 में भी थी, अब 65 में हम लाहौर क्यों नहीं कैप्चर कर सके, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। वो मिलिट्री माइट का ऊपर नहीं आता है, वो हमारी कोई कमी रह गई थी, डिप्लॉयमेंट ऑफ दी स्ट्राइकर्स या आर्मर्ड डिवीजन की, व्हाटएवर वी कॉल इट, डिफरेंट स्टोरी। बट कहने का मतलब है कि वो नहीं है। फिर 1993 का एक CIA ने एक डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हुआ है, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल फाइट करने की काबिलियत नहीं है। मैं 93 की बात कर रहा हूं। उसके बाद लड़ाइयां आपने देखी 47, 65, 71। फिर 99 में जब पाकिस्तान ने कारगिल किया, और ये था जस्ट आफ्टर टेस्टिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब्स, यानी कि कारगिल जब शुरू होता है तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है एटलीस्ट ऑन पेपर, उसके बावजूद भी वो नहीं रुक सके। वो कहने का बात अलग है कि आप कहीं लंदन में या किसी मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो कोई टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी मिलता है तो वो कह देता है जी हमने तो भारत की सेना को हरा दिया कारगिल में, वो तो अमेरिका ने हमको बुला लिया, अदरवाइज हम तो जाते ही नहीं। बट फैक्ट्स ग्राउंड पे क्या है आपको मालूम है। तो इसका मतलब यह है कि ये कहना कि पैरिटी नहीं है, आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट। तो अभी मैं ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान कन्विंस्ड है कि कन्वेंशनल सुपीरियरिटी उनके पास नहीं है। उसी की वजह से जिया उल हक जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बनाया ऑपरेशन टोपैक, ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, क्योंकि उनको पता था लड़ाई में तो हम नहीं जीत सकते। और जो जनरल मुशर्रफ जो थे उन्होंने ट्राई किया कारगिल में, क्यों? क्योंकि जनरल मुशर्रफ जब ये हुआ था ये 71 में, या आई मीन ही वाज अ ब्रिगेडियर जनरल मुशर्रफ, जब कुछ हुआ था मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उसका बदला निकालना सियाचिन में कुछ 84 से सियाचिन के टाइम, हाँ 84 में ही वाज आई थिंक ब्रिगेडियर। सियाचिन के टाइम पे जब सियाचिन फियास्को होता है, जब इंडिया उनके ऊपर हावी हो जाता है, उसका बदला लेने के लिए उसने कारगिल किया था, तो वो उसने किया। बट जिया उल हक वाज कन्विंस कि कन्वेंशनली हम नहीं कर सकते, इसलिए उसने बोला कि हमने जो गजवा हिंद या जिहाद या जो भी हमने करना है उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। और इसके पहले पंजाब शुरू हो चुका था, पंजाब में इंसर्जेंसी शुरू हो चुकी थी, तो इसलिए शायद उनके दिमाग में वो आइडिया आया होगा और उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन टोपैक।
तो वो एक कन्फेशन थी कि वी आर नॉट सुपीरियर टू इंडिया कन्वेंशनली एट ऑल। तो ये उन्होंने बोला 87 में इंसर्जेंसी पंजाब और उसके बाद JNK में इंसर्जेंसी शुरू की, और कुछ उनका हाथ चाइना के साथ मिल करके नॉर्थ ईस्ट में भी रहा है, जो आपको पंजाब बंगाल में कहीं मिलता है, उनके उसके अवशेष मिलते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियर हो गई, पहले तो 1000 कट शुरू कर दिए, अब न्यूक्लियर की शुरू कर दी। अब उनके पास अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है कि 130 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और ये उनके पास आया है, चाइना ने दिए हैं वाया नॉर्थ कोरिया। बोला जाता है टेक्नोलॉजी भी दी है, बट वो टेक्नोलॉजी देने की ट्रांसफर की जो उनके बंदे थे, उनके काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया वगैरह वगैरह, लंबी कहानी है। बट पॉइंट इज कि आज दुनिया मानती है कि उनके पास कुछ है, और वो क्यों मानती है उसका भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल। अभी डिप्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड एज फार एज द इंडियन आर्मी इज कंसर्न, अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे LIC लिखा है, LOC एक्चुअली, और इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमने भी ट्रुप्स डिप्लॉय किए हैं, उन्होंने भी ट्रुप्स डिप्लॉय किए हैं। इन्फेंट्री जो है वो इस वक्त हॉट वॉर सिचुएशन में है, और आर्मर और आर्टिलरी जो है वो स्टैंड बाई है, वो भी हॉट वॉर सिचुएशन में नहीं गए हैं। अभी तक जो रोज बॉर्डर वायलेशन हो रही हैं राइट फ्रॉम 22 वो सारी की सारी स्मॉल आर्म्स तक ही सीमित है, अभी उसके आगे नहीं गए। और उसके बाद एयरफोर्स की सवाल है, देयर इज अग्रेसिव पेट्रोलिंग नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ कंट्रोल एज वेल एज इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल बाउंड्री, और उसमें बेसिकली क्यों है, पाकिस्तान की बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि भारत के जो रफेल हैं या भारत के जहाज हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर या LC पे लड़ रहे हैं, और हमारी एयर डिफेंस बड़ी एक्टिव है, हम उनको अंदर नहीं आने दे रहे। अंदर जाने का पर्पज ही नहीं है, वो कर रहे हैं वहां जाकर के वो असेसमेंट कर रहे हैं, आपकी रिएक्शन चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोफाइल ले रहे हैं आपसे, और आपने अपना स्पेस चेक करके रखा हुआ है। तो इस वक्त जो अग्रेसिव पेट्रोलिंग चल रही है, दैट इज टू पिक अप द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोफाइल फ्रॉम द एनिमी एज वेल एज उनकी क्या रिएक्शन होती है। जैसे आपको पता हो, आज से 4-5 साल पहले एक एक्सीडेंटल फायर हुआ था इसराइल का बठिंडा के पास किसी जगह से, एयरफोर्स स्टेशन, नाम नहीं लूंगा मैं, और बोला गया था कि ये एक्सीडेंटल फायर इनटू पाकिस्तानी टेरिटरी है, तो वो बोला गलती से हो गया। दासी इंस्पेक्शन चल रही थी, हमें फ्रेंड वुड अंडरस्टैंड, उसमें गलती हो सकती है, वो जानबूझ के किया गया था, तो देखने के लिए कि अगर इन पे हम मिसाइल फायर करते हैं तो इनकी क्या रिएक्शन होती है, ये क्या, इसका जवाब क्या देता है। तो उस तरीके से वो चीजों का जो असेसमेंट है वो इस वक्त चल रहा है। सिमिलरली कम टू नेवी, नेवी इज ऑलरेडी डिप्लॉयड इन द अरेबियन सी। पाकिस्तान ने एक नोटैम जारी किया था कि 30 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक वो मिसाइल टेस्ट फायरिंग कर रहे हैं, बेसिकली कि हम यहाँ मिसाइल फायरिंग हो रही है, स्टे अवे फ्रॉम इट। और इंडिया ने भी उसी को नोटैम जारी किया 30 अप्रैल टू 3 मई, और हमारे यहाँ पे 4 टाइम्स द स्ट्रेंथ, लेट मी नॉट गिव द नंबर्स, 4 टाइम्स द स्ट्रेंथ, उनसे सिर्फ 80 नॉटिकल माइल जाके यही काम कर रही है। अब इसका मतलब क्या है, बोथ आर ट्राइंग टू सी ईच अदर्स रिएक्शंस, दोनों एक दूसरे की असेसमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो इसमें और उसकी सर्विलेंस बाय एविएशन। अच्छा, इसमें दूसरी चीज ये है कि अल्टीमेटली इंडियन नेवी क्या कर सकती है। आर्मी ने और एयरफोर्स ने, आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयरफोर्स ने बालाकोट स्ट्राइक करी, तो आपको आइडिया है कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकते हैं। अब नेवी क्या कर सकती है, नेवी के लिए एक ऑप्शन ये है कि वो एक कराची का ब्लॉकेड कर सकती है, पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं उनको ब्लॉकेड कर सकती है। अब ब्लॉकेड जब करोगे तो वो आपसे आगे लड़े, ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। पर इंडियन नेवी जो है वो उनसे किसी भी स्कर्मिश में इन्वॉल्व फिर भी नहीं होगी, वो एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे हाई सीज में या इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रहते हुए अपनी फायर ड्रिल्स करती रहेगी। अब उसका फर्क क्या पड़ेगा, कमर्शियल शिपिंग में फर्क पड़ेगा। कमर्शियल शिपिंग को रोक नहीं रहे हैं, कमर्शियल शिपिंग को रोक नहीं रहे हैं, पर कमर्शियल शिपिंग जो भी आएगी उनके जो इंश्योरेंस कॉस्ट हैं वो बढ़ जाएंगी। एज ए रिजल्ट ये एक इकोनॉमिक प्रहार होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में कि आइटम्स की कीमतें बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ब्लॉकेड इशू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये भी एक बहुत अच्छा, अभी $131 मिलियन का पैकेज आ गया है अमेरिका की तरफ से, हमने पहले भी बोली। अब ये इसका काम ये है कि नेवी की जो स्ट्रेंथनिंग, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उनकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। देन अभी बात करते हैं जो सर ने बोला था वेपन स्ट्रैटेजी की, टेक्नोलॉजी की। अब ये स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी जो हमारे पास है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी हमारे पास स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, इसके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, इवन इफ अगर वो कोई चीज़ हमारे डोमेन में है भी है, बीइंग दी एक्स आर्मी, बट सफाइस टू से
रेड्स कर सकते हैं, असैसिनेशन कर सकते हैं, मिसाइल्स इनके पास है, न्यूक्लियर इनके पास है, इनके स्ट्रेटेजिक लेवल का हर एसेट इनके पास आज की डेट में है और उनको पता है कैसे यूज करना है। वॉर गेमिंग कर रखी है उन्होंने, उनको पता है पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर, वेयर एवर दे हैव डन व्हाट दे। और सिमिलरली आर्टिलरी के पास टैक्टिकल लेवल पे अगर लड़ाई हो जाती है तो पृथ्वी मिसाइल्स हमारे पास हैं, 500 किलोमीटर की रेंज तक हम कवर कर सकते हैं। और पाकिस्तान की डेप्थ कितनी है, तो इसका मतलब हमें पृथ्वी से भी आगे जाने की जरूरत नहीं है, जिसको हम टैक्टिकल मिसाइल बोलते हैं। नेक्स्ट आ गई एयरफोर्स। अब एयरफोर्स रफेल की बात करते हैं। अभी सर ने बोला टेक्नोलॉजी, सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। JF-17 एयरक्राफ्ट इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट बट इट हैज नॉट बीन प्रूवन टेस्टेड इन द वॉर एज नंबर 1। बाकी चाइनीज जो भी दावे करते हैं वो अभी तक कोई पता नहीं क्या उसका कोई वैलिडिटी क्या है, हमें नहीं पता। दुनिया मानती है इस चीज को। और इसमें मोस्टली जो चाइनीज वेपन या एयरक्राफ्ट आ रहे हैं ये सब कॉपी मारी हुई है रशियंस की और अमेरिकन की, 90% ऑफ दोस्त। इसलिए उनकी क्या वैलिडिटी है, वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं नहीं कहता कि वो खराब है या नहीं है, ब्रिगेडियर साहब की बात से मैं असहमत नहीं हूं, कागज पे है, ग्राउंड पे पता नहीं। जहां तक हमारा रफाल है, ये टेस्टेड एयरक्राफ्ट है, इट हैज बीन टेस्टेड इन लिबिया, एक्सटेंसिवली इन अदर प्लेसेस। अब इसकी जो एयर टू एयर म्यूनिशन की बात करते हैं, इसके पास माइका मिसाइल है, 80 किलोमीटर की रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब 80 किलोमीटर की रेंज जब पहली बार आई थी राज 2000 के साथ, तो हम बड़े फूले नहीं समाये थे कि हमारे को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिल गई है, हम बहुत फूले नहीं समाये थे, परंतु वो अब सब कुछ नहीं रहा। इसके बाद जो मीटियोर मिसाइल है, इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो एग्जांपल देता हूं, ले से रफेल ऊपर चढ़ता है और पाकिस्तान का जहाज स्कार्दू से ऊपर करता है, ये बिना उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किए हुए, बिना उसकी एयर डिफेंस रेंज के अंदर जाए हुए, वहीं से मिसाइल फायर करके उसका जहाज को खत्म करता है, चाहे वो कोई भी एक्यूरेट मिसाइल है एंड टेस्टेड मिसाइल। फिर इसके बाद एक स्कैल्प मिसाइल है, उसकी रेंज भी मेरे हिसाब से 250 किलोमीटर थी, बट कल परसों मैंने किसी पेपर में देखा, न्यूज चैनल पे उन्होंने 500 किलोमीटर दिखाई, तो विकिपीडिया में जाकर चेक करने का टाइम मिला। 250 किलोमीटर स्टिल गुड इनफ, मतलब बिना लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करे हुए पीओजे का पूरा इलाका, चाहे कोई भी वहां पे वो हो, क्या बोलते हैं उसको, टेररिस्ट का कैंप हो या काउंटर वैल्यू टारगेट हो, एम्यूनिशन डंप हो, कोई पेट्रोल डंप हो, कोई हेडक्वार्टर हो, कोई हाफिज सईद की छिपने की जगह हो, उसको आप यहीं से मार सकते हैं। और उसके बाद एवैक्स जो हमारे पास है, मैंने बोला IL-76 अभी तक है, नेत्रा रेडी है, ये एम्ब्रेयर के ऊपर बेस्ड है और एयरबस A321 की बात बनाने की चल रही है। और EW जैमिंग पैकेजेस लेटेस्ट DRDO ने दिए हैं, जो एयरफोर्स में भी जा रहे हैं, हमारे तेजस में भी लग रहे हैं और हमारे नेवी को भी दिए जा रहे हैं फॉर वेरियस पर्पसेस एज पर द रिक्वायरमेंट। और सैटेलाइट की जो कैपेबिलिटी वो हमारे पास ऑलरेडी है, उन सैटेलाइट्स को बर्स्ट करने के लिए 4th कंट्री इन द वर्ल्ड कि हम सैटेलाइट को भी उड़ा सकते हैं, चाहे वो किसी का भी। नेवी के पास आते हैं, P-8I एक सबमरीन हंटर बोला जाता है, बहुत ही इफेक्टिव एयरक्राफ्ट है। MH-60 रोमियो जो अपैची ग्राउंड आर्मी की वर्जन है, वो नेवल वर्जन MH-60 रोमियो है, किसी को भी अपना एयर टू ग्राउंड मार सकता है और इफेक्टिवली मार सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपने सुन रखा है, इसकी रेंजेस भी लंबी रेंजेस हैं और कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आस्किंग फॉर इट। एग्जॉस्टेड्स हमारे पास हैं, फिर हमारे पास एडवांस लॉन्ग रेंज टॉर्पीडोज हैं जो हमारे अपने DRDO के बने हुए हैं। यानी कि पहले अगर मान लो 400 किलोमीटर की रेंज है तो 350 किलोमीटर वो सी को स्किमिंग करता हुआ जाएगा और अगली 50 किलोमीटर अंदर डाइव मार के उसको डाइव इनटू द सी टू हिट द सबमरीन। तो ये कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं। अब क्या वो हमारे लड़ाई के लिए तैयार हैं या न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हैं, ये अगला सवाल है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि पहले न्यूक्लियर बोगी की बात करते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो हैं, वो हमें पता है, और मिसाइल्स जो है डिलीवरी मीन्स उनके पास खाली मिसाइल्स हैं जो चाइना से मिली। मेरे नॉलेज के अनुसार उनके पास एयर डिलीवरी वेपन नहीं है। अब ये एग्रीमेंट क्या किया था पाकिस्तान ने, आप सबको मालूम है, पाकिस्तान अमेरिका के लिए उन्होंने, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी बोला कि वी बीन डूइंग द डर्टी वर्क फॉर लास्ट 30 years फॉर मेनी पीपल, वो हमको पता है। तो अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान के पास वेपन्स आ गए हैं, और पाकिस्तान अमेरिका की क्या फिक्र थी भाई, इनका जो जिहादी फैक्टर है, जो टेररिस्ट हैं, अगर ये न्यूक्लियर वेपन टेररिस्ट के हाथ लग जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कन्विंस करा कि देखो, अगर आपने इनके सेफगार्ड करना तो हमारे साथ एग्रीमेंट करो।
जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है उनके साथ कि सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स, ये ओपन डोमेन में ज़्यादा बात सुनने को नहीं आता है, बट इट इज़ देयर। यानी कि जितनी भी सिक्योरिटी है वेपन्स की, उनकी ट्रेनिंग है वो अमेरिकन करते हैं। और उसके साथ में जो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक पीरियोडिक रिपोर्ट देता रहे अमेरिका को, कितने वेपन हैं, कहाँ पे हैं, किस स्टेट में हैं, वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान करना चाहे तो अमेरिका को पता है कि ये करने वाला है। और जैसा कि 99 में हमें बताया गया था, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, तो उसका भी प्रेसिडेंस हमारे पास है। अब इंडिया के क्या एग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान के साथ, तो ये जीसोमिया है, बेका है, लिमोय है, कॉमकासा है। बाकियों को फिलहाल छोड़ दीजिए, बेका के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। बेका है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास होगी वो इंडिया के साथ साझा करेगा जो जरूरत है। अब अगर हमारे पास अभी सैटेलाइट कैपेबिलिटी नहीं है कि हम चाइना को अंडर सर्विलेंस रखें 24/7, मगर अमेरिका हमें 24/7 175 किलोमीटर फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 175 किलोमीटर डीप थ्रू आउट दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमें दे रहा है। उसी तरह से अगर कल को पाकिस्तान न्यूक्लियर के बारे में कोई इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर की तैयारी करे, न्यूक्लियर अटैक की, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें इसी एग्रीमेंट्स के हिसाब से चारों के अंडर हमें मिल जाएगी। अब फर्स्ट स्ट्राइक बाय पाकिस्तान, अब फर्स्ट स्ट्राइक अगर करने की कोशिश करेंगे तो पहली बात मैंने बोला, बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट्स हमें अमेरिका से इंफॉर्मेशन मिलने का चांस है। और ये 1999 में हुआ था कारगिल के टाइम पे, रात को 9 बजे वाजपेयी साहब को बताया गया था कि अमेरिका से फोन आया कि कल पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाला है। तो वाजपेयी साहब का क्या जवाब था कि 9 बज चुके हैं, मुझे सोने दीजिए, तंग मत करिए। और उसके पहले पाकिस्तान को अमेरिका को बोल दीजिए कि वो पाकिस्तान को बताए कि अगर उसने आज रात को न्यूक्लियर स्ट्राइक करी तो कल सुबह सूरज उगने से पहले पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका होगा। और वो कैसे होगा? MIRV कैपेबिलिटीज उस वक्त शायद नहीं थी, आज है। अगर आपने उनके 10 टारगेट, अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कितने हैं, तो 10 टारगेट साइमल्टेनियसली न्यूक्लियर बॉम्ब जाएंगे। अगर उनके पास 130 है तो दुनिया मानती है 70 हमारे पास भी हैं। अब एग्जैक्ट फिगर किसी को पता नहीं, तो 70 न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं काफी हैं पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने के लिए, दुनिया के नक्शे से निपटाने के लिए। 120 तो 120 अगर वो पैरिटी की बात करते हैं तो इंडिया में अगर उसने अपने 130 भी मारने, कहाँ मारेगा? और रेंज है उसके पास मारने के लिए। हमारे पास पूरा पाकिस्तान कवर्ड है हमारी रेंज में, और नंबर ऑफ वेपन्स भी हमारे पास हैं। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? ऑल 3 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, सरफेस, सब सरफेस एज वेल एज एयर, हमारे पास है। हमारे जहाज तैयार है सबके लिए। तो बाकी ये CI डॉक्यूमेंट की मैं बात कर ही चुका हूँ। 93 में उन्होंने बोला था इनके पास पैरिटी नहीं है, तो इसके चक्कर में फिर ये न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात करते हैं। और जो लोग स्ट्रैटेजी को नहीं समझते पाकिस्तान में, इनफैक्ट अगर पाकिस्तान के जो पिछले 7-8 दिन में स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसमें सिर्फ एक डिफेंस मिनिस्टर ही है जो सही रिपोर्टिंग कर रहा है। बाकी सब गीदड़ भक्कियां, थ्रेट्स, ये वो मार देंगे, काट देंगे, 28,000 इतने मार देंगे, खून की नदियां बहेगी, वो सब दैट डजंट मैटर कि हमने इसको सजाने के लिए रखा, खिलौने नहीं है, दैट डजंट मैटर। बट एक्चुअल ये है। देन सेकंड स्ट्राइक बाय इंडिया। इंडिया क्या करेगा? इंडिया के पास काउंटर वैल्यू टारगेट पे मारेगा या काउंटर फोर्स टारगेट पे मारेगा, डिपेंडिंग की एस्केलेशन हमने कहां तक बढ़ानी है। पर मैं कहता हूं कि उसकी भी नौबत ही नहीं आएगी। हमने अगर किसी को डिस्ट्रॉय करना है, न्यूक्लियर की जरूरत क्या है? हमारे पास जब स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है तो हम उनको कन्वेंशनल वेपन से भी मार सकते हैं अगर हमने करना है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक करने से थ्रेशोल्ड बढ़ती है जो हम अवॉइड करने की कोशिश करना चाहेंगे। और हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि नो फर्स्ट स्ट्राइक तो है ही। That is again changed. Sir, We are no more sticking to no. we are no more? We are no more sticking to no first strike policy. This government has already announced. ये मतलब कि गवर्नमेंट से फुल हैंड बोला है। Sir, can you wind up your next 2 or 3 minutes? अभी लेट हो, ज़्यादा रेलेवेंट हमारे लिए होगा। हाँ जी चलिए अभी आप ही की बात करते हैं। तो ठीक है, फिर ये मैंने बोला आपको, बता दिया क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। चलिए अभी पाकिस्तान में हो क्या रहा है? लोअर मिडिल एंड रैंकिंग ऑफिसर्स मास रेजिग्नेशन रिपोर्ट आ रही है, बट अभी तक रेजिग्नेशन हुई नहीं है। उनको थ्रेट की गई है कि डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन। पर एक बात जरूर है, पोलराइजेशन हो चुकी है बिटवीन जनरल आसिम मुनीर के सपोर्टर्स में और इमरान खान के सपोर्टर्स में। आसिम मुनीर जो है मौलाना का बेटा है, वो खुद भी
समझ लो मस्जिद का मुल्ला ही है वो, उसने बोला। और वैसे ही स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि देखिए पहली ईंट रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की, फिर पहली अजान पढ़ी जाएगी आसिम मुनीर द्वारा। ये आर्मी ऑफिसर की ये फितरत नहीं होती है। वर्ल्ड ओवर नो आर्मी ऑफिसर आर्म फोर्सेस ऑफिसर टॉक्स लाइक दिस इज अ टोटली रिलीजियस स्टेटमेंट। फिर उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी की जो हालत है आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा के लखी मारवात पुलिस स्टेशन में KPK में, वहां पे पुलिस वाला साफ कह रहा है तुम आर्मी वाले तुम्हारे जनरल को जूते की नोक पे रखूंगा, भाग जाओ, यहाँ क्या लेने आए हो। तो ये आर्मी की ये औकात रह गई है वहां पे। उसके बाद PTI अनरेस्ट जब हुआ था, इमरान खान साहब को जब अरेस्ट किया गया था, पाकिस्तान में आप आर्मी के अगेंस्ट बोल नहीं सकते, रादर एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। यहाँ पे भीड़ ने कोर कमांडर के घर पे हमला किया, एक मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया, आर्मी हेडक्वार्टर के एक विंग के ऊपर हमला किया। ये आप सोच नहीं सकते, मतलब कि वो फॉल्ट लाइन ऑलरेडी बन चुकी हैं। और फजलुर रहमान जो उनके PTI के नहीं हैं बट वो उनके घटक दल के हैं, वो एक लीडर बन के उभर रहे हैं कि कल को अगर इमरान खान साहब बोले तो दोबारा अगर ऐसा कुछ करना है, अगर आर्मी को करने वाली है तो तुम्हें बाहर आना है तो आएंगे। तो लीडरशिप उनके पास वो फैक्टर है। अब अभी हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आपको पता है सोशल मीडिया हैंडल्स हम बैन कर रहे हैं, टीवी चैनल बैन कर रहे हैं, इंडियन पॉपुलेशन को सिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी को नहीं देखना, कोई सिनेमा, क्रिकेट, आर्ट, कल्चर कोई टाइम नहीं चाहिए, ऑलरेडी कर दिया हमने। अब फॉरेन कंट्रीज को हमने क्या बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन के बारे में, नैरेटिव बिल्डिंग विद प्रूफ कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, ऑलरेडी हो चुका है। अभी थोड़ा एग्रेसिव कैंपेन चाहिए। फिर जितने भी एडमिशन है पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स की, पॉलिटिशियंस की, सर ने भी बताया, परवेज मुशर्रफ की किताब मेरे पास है, तो शायद मैंने पढ़ी थी, याद नहीं रहा मेरे दिमाग में। तो इस किस्म की चीज़ों को हमने हाईलाइट करना है। और प्रूफ ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टेरर जनरेशन, वो भी हमने बताना है कि इनके कैंप्स कहाँ पे हैं, क्या हैं, फुल इन्फॉर्मेशन देनी है। क्योंकि कैंप्स वो शिफ्ट करते रहते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता नहीं, तो कर सकते हैं, एंड दैट इज अ रिक्वायरमेंट। फिर इंसिडेंट्स जो हैं उस कंट्री के पर्टिकुलर थिंग, अभी पूरा यूरोप में आप जाएंगे 90% ऑफ द कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म एंड उसमें से 90% स्टार्टेड बाय पाकिस्तानी। तो वो सब प्रूफ उनके पास है, उनको सिर्फ याद दिलाना कि देखिए आपके यहाँ भी हो रहा है। जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम और स्वीडन ऑलरेडी इसको समझते हैं, बाकियों के समझने की देर है। उसके बाद फिर अंदर अपने भारत में हमने क्या करना है, सॉरी पाकिस्तान के अंदर हमने ये फैलाना है कि देखिए पाकिस्तान नैरेटिव क्या बनाना है कि इस्लाम जो है वो आपके पाकिस्तान में खतरे में है। जो ये एक्शन, जैसे हमारे मस्जिदों से बात आई थी कि अनइस्लामिक है, करबला में जो इनके पैगंबर साहब थे उनके इंसिडेंट्स बताने हैं कि वो किसी को मारने जा रहे थे, वो नीचे गिरा हुआ था, तो सडनली उसको छोड़ दिया। तो उनको पूछा भाई आपका दुश्मन था, इसको क्यों छोड़ा? उन्होंने बोला मैं यहाँ पे जिहाद के लिए आया हूँ, अल्लाह की लड़ाई के लिए, परंतु जब मैं इसको मारने वाला था तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसने मेरे मुंह पे थूक दिया, तो मेरे पे थूक गया तो मेरे को गुस्सा आ गया, तो मुझे गुस्सा आ गया मीन्स अब ये लड़ाई मेरी और इसकी होगी, अल्लाह की लड़ाई नहीं। और अल्लाह कहता है मेरी पर्सनल लड़ाई हराम है। ऐसी चीजें अगर हमने उनके ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हैं कुरान में मिल जाएंगे, पुराने जो ये लोग देते हैं हदीस में देते हैं, ये पाकिस्तानियों को सुनाने हैं भाई तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कुरान क्या कहती है। फिर उसके बाद वही पाकिस्तान में कुरान खतरे में, इस्लाम खतरे में है, इस किस्म के जो अन इस्लामिक एक्टिविटीज वगैरह हैं। फिर पंजाब में अगर IWT होता है, पानी रुकता है तो क्या होगा, कैसे कैसे आपके खेतों की नमी चली जाएगी, पैदावार नहीं होगी। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन जो आपकी CPEC पे हो रही है, जैसे जो ग्वादर में आपको मालूम है सारा वो फेंस्ड है, आर्मी ने पकड़ा हुआ है, चाइनीज आर्मी भी वहां पे है, पूरा कुछ एक यानी कि पाकिस्तान आम शहरी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। मीन वो हमद तोता की तरह ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ 99 ईयर की लीज पे नहीं लिया है क्योंकि वो पाकिस्तान के पास डेट देने के लिए पैसा नहीं है। जैसे श्रीलंका में हमद तोता को हुआ, पाकिस्तानियों को बताओ कि तुम्हारा भी यही होने वाला है। और जो बुद्धिजीवी है वो जानते हैं, पर जो लोकल जो लोअर लेवल के पुअर अनएजुकेटेड लोग हैं, मदरसा एजुकेटेड है, उनको ये सब चीजों के बारे में पता नहीं है। फिर उसके बाद कि भाई फॉरेन डेट तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा खाना, फार्मा, दूसरी नेसेसिटीज, इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगी, ये सब चीजें उनको एक नैरेटिव हमें बिल्डिंग करने की जरूरत है। फिर उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी का जो फाइनल बात आती है, ये आपको पता ही है 1951 में शुरू हुई थी। अच्छा, यहाँ पे 1947 में क्या हुआ था, जब ये रेड क्लिफ लाइन खींची जा रही थी तो तब ये फिरोजपुर, फजिल्का और जीरा, ये 3 तहसीलें, ऑफकोर्स गुरदासपुर भी, ये पाकिस्तान को जा रही थी। गुरदासपुर लिया गया वो अलग इशू है। यहाँ पे जो इनके हेडवर्क्स है हुसैनीवाला पे, उसमें गंग केनाल थी जो जाती थी बीकानेर को पानी देती थी। तो वहां पे एक PWD के इंजीनियर थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक मिस्टर खोसला और एक उनके साथ और थे,
ये सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही थी, उन्होंने इन्फॉर्म किया कंवर सेन को, अपने काउंटर पार्ट को बीकानेर में, कि ये पाकिस्तान में जा रहा है, इसका मतलब आपका पानी जो है पाकिस्तान कंट्रोल करेगा और आपको मजबूरन जो आपकी स्टेट है बीकानेर की, उसको पाकिस्तान ज्वाइन करना पड़ेगा। तो तब उन्होंने जाकर के उनके प्राइम मिनिस्टर को बोला, वहाँ पानीकर उनके प्राइम मिनिस्टर थे, और वो उन्होंने जाकर बचाया उसको। तो इसी तरह से ये जो है उसके साथ में हमने 62 बिलियन पाउंड उनको हर्जाना दिया डैम्स और कैनाल बनाने के लिए, जो हमने 10 इंस्टॉलमेंट उनको दे दिया। ये हमारी गलती थी। अच्छा, उसके बाद ये ऑब्लिगेशन मैं नहीं जाऊंगा, मैं फाइनली आता हूँ वल्नरेबिलिटीज पे। देखिए 41% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे सारा खाना यही बनता है, और ये जो सारे बंदे जो हमारा टारगेट है ISI के लोग, यहाँ इसके आका जो है टेररिस्ट के, ये सब पंजाब प्रोविंस में। पंजाब प्रोविंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंध वाले क्या कर रहे हैं। सिंध वालों से उनकी परपेचुअल लड़ाई है पानी के ऊपर, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से लड़ाई है, तो अपना बलोचिस्तान में लड़ाई है, आपको मालूम ही है। तो अभी तक हमने सिर्फ बोला कि सस्पेंड करेंगे, अभी हमने कुछ किया नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेटा शेयरिंग बंद कर देते हैं, उसके साथ में कोई मीटिंग नहीं होगी। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि अभी मानसून आने वाली है, पाकिस्तान को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कहाँ फ्लड आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। वो उनको अपना कोई भी मेजर लेने की टाइम नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म अगर करना है तो जेलम में कृष्ण गंगा बराज को हम बंद कर सकते हैं, पूरी की पूरी कृष्ण गंगा रिवर का पानी वुलर लेक में आ जाएगा। उसके बाद तुलगुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, वहां पे सिर्फ 100 फीट का एक बैराज बनाना है, वो पानी वहां रुक जाएगा, और जो हमारा नेविगेशन प्रोजेक्ट है राइट फ्रॉम वेरीनाग टू वुलर लेक थ्रू आउट कश्मीर, वो चल पड़ेगा। और ये पानी रुकने से क्या होगा, मिड टर्म में पाकिस्तान में जो है उसका जो ग्रीन एरिया है पंजाब का, वो डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, पैदावार कम हो जाएगी, डैम्स के लेवल कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हो जाएगी, ना खाने को रोटी होगी, ना पीने को पानी होगा, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी 22 रुपए का यूनिट है, पेट्रोल 800 रुपए लीटर है, और आटा जो है 300 रुपए किलो है। और अभी हमने कुछ शुरू नहीं किया है, और बिकॉज ऑफ द वेदर ऑटोमेटिकली वाटर लेवल्स हैव गॉन डाउन, और ये तमाशा शुरू हो गया है। और सिंध वालों को पानी नहीं देते, बाकी पंजाबी को अपने पास रखते हैं, और उससे उनकी काफी आपस की इंटरनल बिकरिंग होती है, विच इज अ फॉल्ट लाइन। तो अगर हम पूरा रोकेंगे लॉन्ग टर्म, तो वहां क्या होगा ये आपको पता ही है। अब इसमें नई डेवलपमेंट ये आ रही है कि पाकिस्तान ने असीम मुनीर ने एक चोलिस्तान में एक बहुत बड़ा एरिया डेजर्ट का आइडेंटिफाई किया है, और उसने बोला कि वो जो पानी पंजाब का बाकी है वो वहां डाइवर्ट किया जाएगा, मीन सिंध के पानी को कम कर देंगे। इससे क्या होगा कि सिंध के जो लोग हैं उनकी अपराइजिंग और बढ़ेगी, बल्कि अभी भी काफी वोकल होते हैं, मीडिया कवर नहीं करता है। तो ये जो एक फॉल्ट लाइंस हैं, ये हमने IWT से इनको एक्सप्लॉइट करना है। आपने बोला समय की कमी है, जल्दी कर रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म में मैंने आपको थोड़ा सा चिनाब के ऊपर डैम पूरे करिए, आपके पास 7 डैम है चिनाब के ऊपर, सॉरी, और साथ में नीचे 3 कैनाल है, रणबीर कैनाल है, और एक कैनाल डिफंक्ट है, एक अंडर रिपेयर्स है, उसको करके पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिंध के ऊपर आप डैम बना सकते हैं। असेसमेंट क्या है, हिटिंग द टेररिस्ट ऑफ मिनिमम कॉन्सिक्वेंस। टेररिस्ट को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमने आज तक देखा, पिछले 40 साल से मार ही रहे हैं, कोई आतंकवाद तो बंद नहीं हुआ। तो अभी हमें एक जो पॉपुलेशन है उसमें इमोशनल रिस्पॉन्स बना रहना चाहिए। लोगों का धरने प्रदर्शन, पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है वो जारी रहनी चाहिए। और हैंडल्स लाइक हाफिज सईद जो पंजाब में रहते हैं या उनके पाकिस्तान के, इनको हिट करना है। उनको हिट करने के लिए IWT तो है ही है। उसके अलावा मैंने बोला सो हिट पंजाब हार्ड, तो आई जस्ट जल्दी करूँ। रिड्यूस वाटर लेवल मैंने कवर कर दिया ऑलरेडी। काइनेटिक मीन्स रेड लाइन पाकिस्तान क्रॉस कर चुका है, इसमें हमें कोई शक नहीं, पर हमें फिर भी फुल स्केल वॉर अवॉइड करनी है, क्योंकि उसके जो डैमेजेस हैं वो थोड़े से हमें इकोनॉमी को पीछे धकेल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसको इस तरीके से एस्केलेट करना है, इट इज शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर प्रेशर। हाउ दे डू इट वी डू नॉट नो, बट दिस इज आवर असेसमेंट। मिलिट्री स्ट्राइक करनी है उनके टेरर कैंप्स के ऊपर, और कन्वर्ट करो, एलिमिनेशन करो, असैसिनेशन करो जो टेररिस्ट प्रोड्यूसर्स हैं या उनके पेट्रन्स हैं, चाहे वो असैसिनेशंस हों, चाहे स्ट्राइक्स हों, जैसा भी हमने देखा जनरल सुलेमानी को किया था, फिर पाकिस्तान ईरानी प्रेसिडेंट को किया था। तो इस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान को पता है इंडिया और इजराइली इकट्ठे मिले हुए हैं, रॉ और मोसाद इकट्ठी है, वेपन्स इनके पास हैं, MQ-9 रीपर्स हमारे पास भी हैं, चाहे हम उनसे करवाएं, खुद करें, कैसे करें, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डे। अच्छा, अब इज द कू इमिनेंट, कू की बात कर रहे हैं। अब देखिए COS इज मिसिंग,
वो अपनी जान बचा के बैठा हुआ है। ऑब्वियसली वो इन कम्युनिकेशन हो, ये नहीं कि वो छुप के बैठा हुआ है, वो एक सिक्योर जगह पे बैठ के सारा संचालन कर रहा है। और उसके बाद जब आसिफ मलिक जो उसका ISI चीफ है, पहली बार हुआ है कि कई सालों से पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई है, उसको बनाया प्राइम मिनिस्टर का सलाहकार। प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? अब जो सलाहकार कहेगा वही होगा, मतलब जो आसिफ मुनीर चाहेगा वही होगा। और फिर मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, उनके आपने बयान सुने हैं, कोई वो अजान पढ़ेगा, यही करेगा, वो सब लोग अपने इलाका सेट कर रहे हैं कि हमें भी हम पता है कि आसिफ मुनीर अगर आ गया तो हमें उसके साथ ही बोलना है, उसके साथ ही रहना है। फाउंडेशन स्टोन ऑफ बाबरी मस्जिद, तो ये एक किस्म का एक डेवलपिंग सिचुएशन है। अब कू होता कि नहीं होता, नोबडी कैन से, बट आई विल ओनली से कि थोड़ा सा एक फॉल्ट लाइन तैयार हो गई है। अगर इंडिया की जो भी एक्सटर्नल एजेंसी है उसको एक्सप्लॉइट करना, आई एम श्योर दे विल नो बेटर देन व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। 1 minute. देखिए वॉर होगी कि नहीं होगी, व्हाट शुड इंडिया डू? एविडेंस ऑफ पाक सपोर्टर्स है हमारे पास, ब्लैक लिस्ट पे डलवा सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह। सैंक्शनिंग पाक ऑपरेशंस, आर्मी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी ऑपरेशन, 20% ऑफ GDP इज विद इट, दैट इज रन बाय द आर्मी ऑफिसर्स ऑफिशियली। इकोनॉमिक मेजर्स लेते हैं, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, ट्रेड बंद कर दिया है, फार्मा प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट पाकिस्तान जाते थे वो बंद कर दिए हैं, कॉटन जो हम उनसे लेते थे वो बंद कर दिया है, लॉस ऑफ कस्टम ड्यूटी उनको हो रही है। तो ये जो मेजर उनके अगेंस्ट, स्मगलिंग हो रही है वाया दुबई एंड अदर प्लेसेस, पहले भी होती थी, अब ज़्यादा होने लग पड़ी है क्योंकि हमने उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दिया था तो कम हो गई थी, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा। उसके बाद जो एडमिशंस हैं, मेजर आदिल राजा रिटायर्ड है, उसने टीवी पे बोला है ओपनली आकर के कि स्काई न्यूज़ के ऊपर अपना आसिफ शेख के बारे में जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ओपनली बोला कि यस वी आर सपोर्टिंग टेररिस्ट। लाइकली एडमिशन, अभी तहूर राना आपकी कस्टडी में है, डेविड कोलमैन के लिए आपने एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट दे दी है। ये दो तहूर राना जो है ये पाकिस्तानी आर्मी का मेजर डॉक्टर मेजर है, मेजर से था एज ए डॉक्टर लॉन्ग बैक, तो ही इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। इसने बाद में कोपेनहेगन में भी करवाया था 2009 में, वहाँ अरेस्ट हुआ था और पाकिस्तान की फुल सपोर्ट थी, इसको कैनेडियन सिटीजन बनाया गया, तो ये कुछ ना कुछ निकालेगा। और कोलमैन हेडली जो आया तो 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कसब हमारे पास था तो कुछ निकला, तो वैसे ही पाकिस्तान ISI और जो उसके डीप स्टेट के लोग हैं या अपना लश्कर तोयबा वाले हैं, उनका पुख्ता एक एक्चुअल एविडेंस निकलेगा बाहर, दैट इज अ मैटर ऑफ टाइम। सो फाइनली असेसमेंट कहती है पाकिस्तान हैज टू डिसाइड बिटवीन सेल्फ एनिहिलेशन, अगर वो इम्प्लोड नहीं करेंगे, उनकी जनता विद्रोह नहीं करेगी, उनको उखाड़ के बाहर नहीं फेंकती है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स लेड बाय इमरान खान पार्टी, और यहाँ फिर वो अपना कश्मीर के लिए प्यार जारी रखें और इंडिया को ब्लीड करता रहे, एक्सपोर्ट करे। अब इसके बीच में डिसाइड करना है। अब अगर ये बात उनके बुद्धिजीवियों को समझ में आती है, दिमाग रैशनल है, तो आई एम श्योर दे टेक अ डिसीजन कि यार कश्मीर को छोड़ो, आतंकवाद को छोड़ो, हम तो बचे, अगर हमारी एग्जिस्टेंस ही गई तो क्या होगा। अब तब तक हमने इंतजार करना है, जो भी रिस्पॉन्स है हमारी मिलिट्री, गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मिलके डिप्लोमेटिक मेजर्स, इकोनॉमिक मेजर्स, कैलकुलेटेड काइनेटिक मेजर्स तरीके से करके पाकिस्तान को बिना गोली चलाए हमने खत्म करना है, ताकि उनको बात समझ में आ जाए। और समझ में आ जाएगी तो फिर हम पाकिस्तान को खत्म नहीं करेंगे, हम अपनी IWT के जो है मे बी विल गो फॉर आर्टिकल 12 के हिसाब से हम शायद उन्हें अमेंडमेंट्स चाहें, फिर भी चाहेंगे, परंतु बंद नहीं करेंगे, पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करेंगे। और यहाँ पे दूसरी बात ये भी मैं बताना भूल गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी IWT इज अ वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको आप यूनिलैटरली आप वॉकआउट नहीं कर सकते। रॉन्ग। देयर इज वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, उसका आर्टिकल 60 और 62 बड़ा क्लियरली कहता है कि कोई भी ट्रीटी में आप यूनिलैटरली वॉकआउट कर सकते हो अंडर सर्टेन कंडीशन, और उसका प्रेसिडेंस हमारे पास है। अमेरिका ने जब 9/11 हुआ था तो अपना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी विद रशिया से वॉकआउट किया था, उसके बाद INF ट्रीटी से वॉकआउट किया अभी 2019 में। तो कंडीशन स्पेसिफाइड है, और ये इससे बड़ी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे पास पूरे कंट्री में आतंकवाद को फैला रखा है, इतने निर्दोष लोगों की जाने जा रही हैं, तो इसलिए उसकी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वी कैन वॉक आउट ऑल्सो इफ वी नीड टू। तो ये पाकिस्तानी को जैसे समझ आएगा, तो ये मैंने आपको जो ये है ऑप्शन, आई एम श्योर इफ यू आर अ सेम माइंडेड पर्सन, रैशनल मैन थिंकिंग, आप इसके बारे में सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आई एम रेडी फॉर इट। Please like and subscribe.